कीजिएगा बस। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है। जी मैम, ओके। थैंक यू वेरी मच। सो जिन भी लोग से मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे साथी, काफी सारे लोग हैं जिनको मैं ऑलरेडी पहले से जानती हूँ, जो जो मुझे पहले से जानते हैं, तो वो तो मुझे जानते ही है, मेरा तो उनसे जान पहचान है ऑलरेडी। पर जिन लोगों से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है, उनके लिए एक विधिवत तरीके से मैं अपनी परिचय के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। तो सभी को फिर से एक बार नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम आर्या नंदन मिश्रा, मैं ब्रांड एम्बेसडर अपराजिता मिसेस कल्याणी मिश्रा जी की बेटी हूँ। और ये जो नाम है, ये नाम लेते ही इतने चेहरों पे मुझे मुस्कान दिख गई है। मतलब मैं आपकी जो चेहरे पे मुस्कान आ रही है ना, उससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी मम्मी ने क्या लेगेसी बनाई है, मेरी मम्मी ने कितने सारे लोगों के दिलों पे मुस्कान, कितने प्यारे लग रहे हैं आप सब मुस्कुराते हुए। और ये जो कल्याणी मिश्रा जी का नाम है ना, ये जो उन्होंने अपने आप सबके दिलों में जगह बनाई है, ये मेरी असल लेगेसी है। और पिछले 20 सालों से ये सिस्टम मेरे घर में है, 20 सालों से, लगभग आज 20 साल से ज्यादा हो गए। और जब ये सिस्टम मेरे घर में आया था, जब आरसीएम अभियान मेरे घर में आया था, तो मैं एक छोटी बच्ची थी। आज मैंने अपनी उम्र के साथ, मैं जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ, मैंने अपने साथ साथ आरसीएम को बड़े होते हुए देखा है। आज आरसीएम 25 साल का है और मैं 23 साल की हूँ। तो लगभग मैं 2 ढाई साल की थी जब मेरे घर में आरसीएम बिजनेस आया था। और या शायद 3 साल की थी, मैं इतनी छोटी थी कि मुझे याद भी नहीं है कि मेरे घर में आरसीएम बिजनेस कब आया था। मुझे बस ये याद है कि एक छोटी सी बच्ची जिसे एबीसीडी नहीं आती थी, एक छोटी सी बच्ची जिसे 1 2 3 4 शायद आप काउंटिंग्स पूछते तो नहीं आता, बट अगर उसको आप पूछते कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, तो वो 4 साल 5 साल की छोटी बच्ची वो मैं हूँ जो कि मार्केटिंग प्लान दिखा सकती थी, और शायद एबीसीडी नहीं सुना सकती थी। सो मैं तब से मैंने अपने साथ आरसीएम को बढ़ते देखा है। और जो पिछले 25 सालों में हमने जो आरसीएम में चमत्कार करके दिखाए हैं, और जिस अलग अलग मिशन पे हमने काम किया है, और उसमें से सबसे एक काबिले तारीफ मिशन है, विच इज मिशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का जो एक मिशन है। और इस पूरी मिशन की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि यहाँ पे जो एम्पावरमेंट का जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है ना, ये एक्चुअली वुमेन के, एक औरत के माध्यम से ही चल रहा है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल दैट अ वुमेन एम्पावरिंग वुमेन, क्योंकि हम बाहर कई बार सुनते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बहुत मतलब बहुत सुनने में आता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये बात कभी किसी को बोलते हुए सुनूं, तो मैं उनको बोलूँ, आप आओ जरा 1 PM में एक बार बैठो हमारे साथ 1 PM जय आरसी में, और फिर देखो किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से एक औरत दूसरी औरतों का सशक्तिकरण करती हैं, उनको बेहतर बनाने में, उनके निर्माण में उनका मदद कर रही हैं। और इस पूरे मिशन का मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ही अपराजिता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ अपराजिता। एंड इसके अलावा मैं पिछले 4 सालों से मुंबई में रहती हूँ। यहाँ एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ मैं एसोसिएट बिजनेस डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट में काम करती हूँ। मैं अपने कंपनी में ग्लोबल हेड हूँ। सो मोस्टली मेरा जो काम है, आई वर्क फॉर डिफरेंट मार्केट्स। मैं इंटरनेशनल सेक्टर्स में ज्यादा काम करती हूँ, मतलब यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मार्केट्स में मेरा एक्सपोजर ज्यादा है। और इसके अलावा मैं आरसीएम में इमराल्ड अचीवर हूँ। मैं बिफोर RCM, before starting my corporate experience, मैंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर की थी। एक बहुत रिनॉन कंपनी, जेटकिंग नाम है उसका, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कंपनी मिल जाएगी। सो जेटकिंग के साथ मैंने अपनी करियर की, आरसीएम के अलावा जो मेरा कॉर्पोरेट करियर है, उसकी शुरुआत मैंने की थी एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि जो लाइफस्टाइल मैं जी रही हूँ ना, ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो, दिस इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, ये सब मेरे लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मेरे पास आरसीएम नहीं।
अगर आरसीएम मेरे लाइफ का पार्ट नहीं होता तो कभी भी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि ये सारी चीजें क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं मेरे ख्याल से मैंने 2019 में अपने मम्मी पापा को बोला था जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ और 2019 18-19 के आसपास मैंने अपनी मम्मी के पास गई मैं और मैंने उनको बोला कि मम्मा मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है। तो ये कोर्स मुझे आज भी नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है वैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स होता है, ऐसा कुछ है? कितने लोग हैं हमारे पास? अभी हमारे पास 400 लोग हैं। 400 लोग में से 2 3 4 ओके ठीक है 5 6 6 7 8 में आदमी और ये सब भी वही लोग हैं जो काफी टाइम से आरसीएम में हैं। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनमें से कोई भी नहीं है जो नए लोग, ठीक है। तो मुझे भी एक्चुअली आरसीएम की वजह से ही पता चला था। तो मुझे पता चला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी कोई चीज है और मैं वो सीखना चाहती थी। तो मैं अपने मम्मी पापा के पास गई और मेरे आसपास में अगर मैं बताऊं तो मेरे आसपास में कोई भी नहीं था जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है ये पता हो, या फिर उस कोर्स को कैसे करना है, कहाँ से करना है, इसको करके क्या होता है ये पता हो। किसी को नहीं पता था। इवन मैं भी नया नया मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया था तो मेरे पास भी इसका बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने पापा मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश की कि मम्मी मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है। मैं झारखंड बोकारो की पली बड़ी हूँ, मेरा जन्म बोकारो में हुआ है। बोकारो स्टिल सिटी एक छोटा सा शहर है झारखंड में। तो वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं क्योंकि छोटा शहर है तो ज्यादा फैसिलिटीज नहीं। तो वहां पे पूरे बोकारो में मेरे पूरे स्टेट में पूरे झारखंड में कहीं भी कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता ही नहीं क्योंकि इतना अंडर प्रिविलेज कोर्स था ये कि ज्यादा इसकी डिमांड नहीं थी। तो पूरे झारखंड में कहीं ये कोर्स नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा और पता किया, मुझे पता चला कि कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है एप्टेक नाम का, वहां पे इसका कोर्स होता है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे अपने शहर से दूसरे शहर जाना है एक ऐसा कोर्स करने के लिए जिसको करके क्या होगा मुझे नहीं पता, इसको करते कैसे है मुझे नहीं पता, पर मुझे करना है तो मुझे करवा दो। अच्छा दुनिया का कोई पेरेंट्स मानेगा क्या ये बात? कोई नहीं मानेगा। पर फिर भी मेरी मम्मी को मुझ पे भरोसा था। उन्होंने सोचा कि अच्छा अगर कुछ करना चाहती है, कुछ सीखना ही तो चाहती है, कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ सीखना ही चाहती है तो ठीक है। और मुझ पे भरोसा करके उन्होंने मुझे अपने शहर से दूसरे शहर भेजा। वहां पे मुझे लगता है मेरा 6 6 साढ़े 6 महीने का कोर्स रहा होगा और 6 साढ़े 6 महीने में मेरा जो टोटल खर्चा था वो कुछ 5 6 लाख के करीब का खर्चा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने का। तो ये जो चीज मेरे लाइफ में आई, ये जो भरोसा मेरे लाइफ में आया, ये जो लाइफस्टाइल मेरे लाइफ में आया, ये सब आरसीएम की देन। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। आप जो सुन रहे हो आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा हो कि अरे कल्याणी मिश्रा जी ने तो क्या तीर मारा है अपनी बेटी को पर्सनालिटी ऐसा कोर्स करने के लिए भेज दिया। भाई मैम तो बहुत अच्छी है, पर हमेशा से लाइफ ऐसा नहीं था। मैं वही छोटी बच्ची हूँ जिसको आपने कई बार सुना होगा, कई सारे प्लेटफॉर्म से मेरे पापा मम्मी बताते हैं, मैंने भी कई बार बताया है कि जब मेरे घर में आरसीएम बिजनेस आया था तो मेरे घर की हालत इतनी दयनीय थी, इतने बुरे फाइनेंशियल कंडीशन में थे हम कि मैं इकलौती बेटी थी तभी। मेरे पापा मम्मी की मैं सबसे बड़ी संतान हूँ तो मैं इकलौती बेटी थी तभी। और उस वक्त मैं आज से करीबन 18-19 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब मुझे नर्सरी से निकाल के घर बिठा दिया था पूरे 1 साल के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं थे, नर्सरी का फी जमा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे पूरे 1 साल के लिए घर बिठा दिया था स्कूल से निकाल के। और ये मैं आज से 18-19 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब सोचो फी कितना होगा, नर्सरी का फी कितना होगा? 18-19 साल पहले तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। बहुत ज्यादा होगा तो 100 रुपए होंगे, 200 रुपए होंगे, 250 300 एट मैक्स। 300 से ज्यादा तो मैं मान ही नहीं सकती। पर 300 रुपए भी नहीं थे मेरे पापा मम्मी के पास कि वो स्कूल में दे सके। और आज मैं एक इंटरनेशनल कॉलेज से एमबीए कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जो कि यूनाइटेड किंगडम्स यूके की यूनिवर्सिटी है। और आज उस कॉलेज का फी 12 लाख रुपए है और वो मेरे मम्मी पापा ने देके मुझे एडमिशन कराया। और ये एडमिशन मैं बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, जब ये एडमिशन होना था ना रीता मैम, तो जब ये एडमिशन होना था ना हम बाहर थे, टूर पे थे। मेरे पापा मम्मी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम सब रामेश्वरम घूमने गए।
मदुरई रामेश्वरम का टूर था हमारा, और मुझे अचानक से मेरे कॉलेज से कॉल आया, दे आर लाइक कि हम तुम्हारा इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में मैंने इंटरव्यू ज्वाइन किया, मेरा कॉलेज के साथ इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्रैक हो गया, एंड दे आर लाइक कि वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आज हमें सीट रिजर्व करना पड़ेगा, आप 2 लाख रुपए दे दो और आज के आज आप सीट रिजर्व करो। मेरे पापा मम्मी होटल के दूसरे रूम में बैठे थे, मैं भाग के अपने रूम से निकल के उनके रूम में गई, और मैं while the time I'm going to them, मैं जब तक उनके पास जा रही हूँ मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं उनको कैसे समझाऊंगी। मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है, 10-15 मिनट में मैं उनको कैसे समझाऊंगी कि कॉलेज कितना अच्छा है, इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, मुझे क्यों करना है ये, मैं 10-15 मिनट में कैसे समझाऊं। और जैसे ही मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, हमें आज के आज सीट रिजर्व करने पड़ेंगे। मेरे पापा मम्मी ने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा है और 10 मिनट में पूरा पेमेंट हो गया। जो बच्ची के लिए 300 रुपए स्कूल की फी नहीं दे पा रहे थे, उसे 12 लाख रुपए देके MBA कराया। ये लाइफस्टाइल, ये मुझे आरसीएम की वजह से मिला। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी मम्मी के पास आया है, ये आरसीएम की वजह से आया। आज मेरी मम्मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले वो खुद लेती है, और ना सिर्फ अपने फैसले वो खुद लेती हैं, पर जब एक नारी सशक्त हो जाती है, जब एक महिला सशक्त हो जाती है, तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे घर को सशक्त कर देती है, अपने पूरे मोहल्ले को सशक्त कर देती है, अपने पूरे सोसाइटी को बेटर बना देती है। एक छोटा सा परिवर्तन, एक महिला में छोटी सी परिवर्तन बड़े बड़े परिवर्तन का निर्माण कर सकती है, बड़े बड़े परिवर्तन कर सकती है। और ये चेंज, ये परिवर्तन, ये मैंने अपने घर में होते हुए देखा है, अपनी मम्मी को देखा है मैंने। मेरी मम्मी आज लगभग उनकी शादी को 26 साल हो गए, और 26 साल की उनकी शादी की जर्नी में मैं, मुझे जब से याद है, मैंने 18-19 साल उन्हें बीइंग अ हाउसवाइफ देखा। जब मैं छोटी थी, मेरे 2 भाई बहन है, मेरी एक बहन है, एक छोटा भाई है, तो जब मैं, जया, केशव, हम तीनों जब छोटे छोटे थे, तो मम्मी पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो सिर्फ घर पे होती। उन्होंने अपनी पूरी डेडिकेशन अपनी फैमिली को दी, मुझे दिया, मेरे भाई बहनों को दिया, हमें पालन पोषण में दिया, पापा के बिजनेस में उनको ग्रो करने के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए था उस सपोर्ट में दिया। एंड शी नेवर वॉकड आउट ऑफ हाउस, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। वो जब हमारे सिटी में, हमारे शहर में कभी सेमिनार्स होते थे, कभी प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए अगर वो कभी बाहर निकली हो तो निकली हो, बट 18-19 साल उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी डेडिकेशन के साथ वो अपने घर को संभाला उन्होंने। और लगभग 3-3.5 साल पहले उन्होंने फैसला लिया कि अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, अभी मैंने काफी वक्त अपने घर को दे दिया है, अब मैं अपनी करियर को पंख देना चाहती हूँ, अब मैं अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहती हूँ, और सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, मैं अपने साथ साथ मेरे आसपास जितने लोग हैं, मुझसे जुड़े जितने लोग हैं, उन सबकी जिंदगी बेहतरीन बनाना चाहती हूँ, उन सबकी जिंदगी बेहतर करना चाहती हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन लिया, महज 3 सालों में एक हाउसवाइफ जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, एक हाउसवाइफ जिसने किसी तरीके से 10th तक पढ़ाई करी है, एक हाउसवाइफ जो अपने घर को संभालती थी, आज वो नारी सशक्तिकरण का एक आइकन बन गई है। आज वो नेशनल लेवल पे जाना हुआ नाम है। आज वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया उनको एक पुरस्कार मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। एक महिला जिसने कभी इस चीजों की कल्पना भी नहीं की होगी, उस महिला ने कई सारी जिंदगियों को बदल दिया। और इस बात का परिमाण, इस बात का जो एक्चुअल एग्जाम्पल है, वो वही मुस्कुराहट है जो अभी थोड़ी देर पहले आप सबके चेहरों पे आया था, उनका नाम सुनते जो कल्याणी मिश्रा जी का नाम सुनते ही आप सबके दिलों में जो खुशी आई थी ना, वो इस चीज का सबूत है कि उन्होंने अपने साथ साथ कई सारी जिंदगियों को बेहतर बना। तो जो मेरा MBA का कोर्स है ना, इसकी एक बहुत खासियत थी, बहुत अच्छी बात, अच्छी कहूंगी मैं अब तो, कि बहुत अच्छी बात थी कि मुझे ना इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, मतलब फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए, मुझे इनको लगभग 4.5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देना था।
सो अपार्ट फ्रॉम आरसीएम कभी सोचा नहीं था बचपन में कि आरसीएम के अलावा भी कुछ करूंगी, क्योंकि बचपन से पापा मम्मी हीरो थे, इतने सारे लोगों के हीरो थे, तो ऑब्वियसली उनको देखते देखते मेरे भी हीरो बन गए थे। तो बचपन से मैं अपने पापा जैसा बनना चाहती थी, अपनी मम्मी जैसा बनना चाहती थी, आज भी बनना चाहती हूँ। और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का अगर 10% भी बन पाऊं तो शायद मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। पर बचपन से सोचा था कि आरसीएम ही करना है। बट एक पॉइंट पे जब कोर्स कंप्लीट करना था तो उसके लिए मैं मुंबई आई, मैंने जॉब शुरू करी और 2 साल मैंने जॉब की है। आज मुझे 3.5 साल हो गए जॉब करते हुए। पर शुरुआती के जो मेरे 2 साल थे, पूजा मैम, इतना मजा आया ना मुझे। 2 साल मैंने इतना एंजॉय किया है अपने जॉब को, मैं क्या बताऊं आपको। 2 साल मतलब एक अलग दुनिया। अब जब मैं छोटी थी ना, मेरे घर में बहुत बचपन में आ गया था आरसीएम, तो मेरे घर में जितने लोग आते थे सब आरसीएम वाले थे। मेरे घर में मेरे पापा आरसीएम कर रहे हैं, मम्मी आरसीएम कर रही है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो आरसीएम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे दोस्त भी कौन थे, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके बच्चे मेरे दोस्त थे, तो उनके पापा मम्मी भी आरसीएम कर रहे हैं। और आरसीएम का जो शुरू का वक्त होता है ना, जो आपका इनिशियल फेज होता है, शुरू के 5 साल, उस टाइम आपका कोई रिश्तेदार नहीं होता है। रिश्तेदार आपके 5 साल बाद आते हैं, जब आप टेक्निकल बन जाते हो, जब आप रूबी स्टार रूबी हो जाते हो, तब आपके रिश्तेदार को, तब तो दूर दूर के रिश्तेदार आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। पर जब आपकी आरसीएम शुरू होती है ना, जब शुरुआती का दौर होता है, तो आपके अपने रिश्तेदार भी रिश्तेदार, मेरे तो दादा दादी से मिले हुए जमाना हो गया था, मेरे दादा दादी मेरे रिश्तेदार नहीं थे। तो मैंने तो खाली आरसीएम ही देखा था अपने आसपास। मेरे पापा आरसीएम कर रहे हैं, मम्मी आरसीएम कर रही है, मेरे दोस्त के पापा मम्मी आरसीएम कर रहे हैं, जितने लोग घर पे आ रहे हैं सब आरसीएम कर रहे हैं, काउंसलिंग चल रहा है, प्लान चल रहा है। तो जब मैं जॉब करने आई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफरेंट, एक अलग दुनिया में आ गई। यहाँ पे सब अलग चल रहा है, पूरी सिस्टम अलग है, पूरा स्ट्रक्चर अलग है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो 2 साल मुझे बहुत मजा आया। 2 साल मुझे इतना मजा आया, वो चकाचौंध, ग्लैमर, स्ट्रक्चर, इतना मजा आया ना मुझे कि मैं 2 साल में अपना 20 साल का आरसीएम भूल, इतनी बिजी हो गई मैं उसमें कि मैं 2 साल में मैं अपना पूरा 20 साल का आरसीएम भूल गई। मैं अपना लाइफस्टाइल भूल गई, क्या क्या अचीव किया हमने, सब सब भूल गई। आई वाज लाइक अब तो आरसीएम छोड़ो, ठीक है घर पे रखा है, कर लेंगे कभी। अपने घर की चीजें होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी कितनी भी स्वादिष्ट हो, लगती दाल जैसी है। मतलब आरसीएम क्या, अपने घर की चीज है, बचपन से देखा है, कर लेंगे कभी भी जब मन करेगा। तो 2 साल बाद मेरा प्रमोशन हो गया। और पहले जहां मैं दो कंट्रीज हैंडल करती थी, दो सेक्टर्स हैंडल करती थी, वहां उन्होंने मुझे ग्लोबल हेड बना दिया, पूरे पोर्टल का इंचार्ज बना दिया। तो जब प्रमोशन होता है तो बहुत मजा आता है, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ प्रमोशन हो गया, नाम बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, मजा आ गया। पर 1-2 हफ्ते बाद आपको समझ में आने लगता है कि प्रमोशन किस बला का नाम है। तो जब मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं सुबह 9 बजे लॉग इन करती हूँ, आज की मैं बात बता रही हूँ आपको, पिछले 1 साल से मैं सुबह 9 बजे लॉग इन करती हूँ। मेरी ऑफिस चालू होती है सुबह 9 बजे। और मेरा जो मार्केट है वो यूजुअली स्टार्ट्स विद ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, सऊदी, मिडिल ईस्ट, ये सारे मार्केट्स कवर करते हैं। तो जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ 9 बजे शुरू करती हूँ, और रात में जब मैं खत्म करती हूँ तो मैं यूएस मार्केट के साथ खत्म करने में कभी रात के 12 बजे, कभी रात के 11 बजे। मैं आपको पिछले फ्राइडे की बात बताती हूँ, ये जो अभी कमिंग दो दो दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरी फ्राइडे को मैं रात के 12:30 बजे में मीटिंग कर रही थी अपने क्लाइंट के साथ। तो सुबह 9 बजे की मैं लॉग इन करती हूँ, और उसके बाद जब तक मेरे क्लाइंट्स मुझे चाहे वो अप्रोच कर सकते हैं, जब तक वो अवेलेबल है तब तक मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है। और ये सच बात बता रही हूँ मैं आपको, ये हकीकत बता रही हूँ, चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको अपना कैलेंडर का स्क्रीनशॉट भेजूंगी। सुबह 9 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक, कभी कभी 1 बजे तक पूरा पूरा कैलेंडर भरा भरा रहता है। और जब ये प्रमोशन के बाद जब मैंने ये देखा ना, अब देखो सैलरी तो बढ़ गई है, प्रमोशन भी हो गया है, मजा भी आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरी बढ़ी है उसको यूज कैसे करेंगे, टाइम ही नहीं है।
मैं पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक, मेरे पूरे हफ्ते में मेरे पास 1 मिनट नहीं है अपने लिए, 1 सेकंड का टाइम नहीं है मेरे पास अपने लिए। पूरे टाइम मैं या तो क्लाइंट के साथ हूँ, या मैं प्रपोजल बना रही हूँ, या मैं मीटिंग कर रही हूँ, मेरे पास अपने लिए कोई टाइम ही नहीं है। और जब 1 साल मैंने ऐसे निकाला ना, तो एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे फोन किया शाम में, और मैंने पूछा क्या कर रहे हो, मेरे पापा कह रहे हैं मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। मैंने क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ महीना का 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आप महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो। तो पापा इज लाइक, हाँ मैं तो बैडमिंटन खेल रहा हूँ मम्मी के साथ। एंड आई वाज लाइक, फिर उन्होंने मुझे पूरे दिन की बताया कि आज तो मैं पता है गार्डन में गया था, मैंने ग्रास निकाले, मैंने पालक तोड़ा, मैंने ग्रीन जूस बनाया। एंड आई वाज लाइक, इसमें से काम तो आपने 4 ही घंटे किए हैं, बाकी टाइम क्या किया? तो हाँ, बस 4 घंटे में ही हो गया हमारा काम। फिर मुझे वापस आरसीएम याद आ गया। आई वाज लाइक, नहीं कर सकते भाई ये जॉब, ये नहीं हो पाएगा, ये फिजिबल ही नहीं है। मेरे पापा जब महीने के 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 4 घंटे काम कर रहे हैं। मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, मैं महीनों महीनों मैं पूरे पूरे दिन काम कर रही हूँ, मैं 24 में से 25 घंटे काम कर रही हूँ। तो आज से 6 महीने पहले मेरी आंखें खुली, मुझे बुद्धि आई वापस, और 6 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि अपने जॉब के साथ साथ मैं इस सिस्टम में अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ, मैं सिस्टम में अपना एक इमेज बिल्ड करना चाहती हूँ, मैं सिस्टम में अपनी एक भागीदारी देना चाहती हूँ। और 1 PM जय आरसीएम वाज आल्सो अ प्लेटफॉर्म जिसने मेरे अंदर ये सपना जगाया, मेरे अंदर ये रीजन दिया, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक मिशन है वो मेरे अंदर आया, वहां से मुझे एक कनेक्ट मिला। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लाइफ में आरसीएम को लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इन 6 महीनों में ना कुछ ट्रांजिशंस देखी, कुछ ट्रांजिशंस, अगर मैं बात करूं कि मैंने क्यों आरसीएम को चूज किया, तो मैंने एक ट्रांजिशन देखा। एक ग्राफ मैंने 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, 2 दिन कुछ दिन पहले मैंने एक ग्राफ रीड की थी। तो वो 2027 से सॉरी 2007 से लेके 2009 का ग्राफ था। अच्छा, कितनों को पता है कि 2007 से लेके 2009 को हम ब्लैक विंडो कहते हैं? तो जो साल 2007 से लेके 2009 का टाइम था ना, ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, जो प्रॉपरली डेवलप्ड इतने अमीर कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक बहुत भारी वक्त, 2007 से लेके 2009 का जो टाइम पीरियड था ना, वो बड़े बड़े देश का जो मार्केट था वो क्रैश कर गया था, इतना बुरा रेसेशन हुआ था कि पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर गया था, अमीर से अमीर लोग एक धड़ाम से गरीब हो गए, बड़े से बड़े बिजनेस धड़ाम से नीचे आ गए थे, बड़े से बड़ी इंडस्ट्रीज का बैंड बज गया था का, मैं क्या कैसे बताऊं आपको, इतनी बुरी हालत 2007 से 2009। और आप में से काफी सारे लोगों ने न्यूज देखा होगा, आप में से काफी सारे लोगों ने इस पे काफी मूवीज बनी हैं, काफी न्यूज आए हैं, काफी चर्चे में भी था कि 2 साल पूरी दुनिया की हालत खराब थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी। और उस 2 साल में 2027 से लेके, सॉरी 2007 से लेके 2009 का जो रिसेशन का पीरियड था, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो उस रेसेशन के पीरियड में, जहां पे सारे के सारे मार्केट क्रैश पड़े थे, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग अपना पीक पे थी। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया में अपना धूम मचाया हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो रेसेशन के टाइम में भी अपना नाम बना रही थी, एक लौती ऐसी इंडस्ट्री। और जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, जब ये आर्टिकल मेरे सामने आया, मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये कितना बड़ा चेंज है, ये कितना बड़ा, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए, इतना बड़ा चेंज का मौका हम सबके पास है। पर सिर्फ एक जरूरत है, तो उस चेंज को समझने का, क्योंकि देखो, चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज द रियल ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स। बदलाव, परिवर्तन जो है ना, वो संसार का नियम है। और आज की जो युग है, आज का जो टेक्नोलॉजी है, वो इंटरनेट का युग है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, डिजिटल युग है।
पर हम आज जहाँ बैठे हुए आप और मैं यहाँ मुंबई से हूँ। यहाँ काफी सारे लोग हैं जो कोलकाता से हैं, काफी सारे लोग बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, आसाम से हैं। हम सब एक जगह आज एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ। ये सब कांस्टेंट चेंज को एक्सेप्ट करने की वजह से हुआ है। अब पूजा जी सोच के देखो, मैं स्मार्टफोन लेके बैठी हूँ और आपके पास आज भी वो नोकिया का कीपैड वाला फोन है, तो जूम मीटिंग ज्वाइन कर पाते क्या? आप यहाँ बैठ पाते क्या? हम बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट किया है। और हमने हर जगह चेंज को एक्सेप्ट किया, हर जगह। अगर हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, तो जब राजा राजवाड़ों का खानदान हुआ करता था, जब राजा हुआ करते थे, तो उस वक्त क्या कबूतर भेजा करते थे वो संदेश के लिए। मैंने तो नहीं देखा है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा हो। हमने राजाओं को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट फिल्मों में, कहानियों में, सीरियल्स में आप सबने देखा हुआ है, सबको पता है। एक बार मुझे फटाफट से हैंड राइज करके बता दो, सबको पता है, सबको पता है कि राजाओं का जब खानदान हुआ करता था, तो वो चिट्ठियां भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे, पंछियों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक बार हैंड राइज कर दो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ ठीक है, आप लोग मेरे साथ हो, मतलब आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है। तो फिल्मों में, सीरियल्स में, कहानियों में हमने देखा है कि पंछियों का इस्तेमाल करते थे चिट्ठी विट्ठी भेजने के। फिर पूरा एक सिस्टम अरेंज किया गया, डाकिया आए, पोस्टमैन आए, वो गांव गांव, शहर शहर में जाते थे, लोगों के घर घर तक चिट्ठियां पहुंचाते थे। ये वाला भी सबको पता है, सबने देखा है। उसके बाद एक और चेंज आया, फिर घर में टेलीफोन्स आने लगे, वायर्ड टेलीफोन्स, जो हर घर में, पहले के जमाने में तो हर घर में होता भी नहीं था, पर घर में एक टेलीफोन पहले अमीर लोगों के पास आया, फिर धीरे धीरे सबके घरों में टेलीफोन्स अवेलेबल होने लगे, टेलीफोन्स बूथ लगने लगे, ये भी सबको पता है। फिर थोड़ा और चेंज आया, स्मार्टफोन, सभी लोगों के घर में स्मार्टफोन आया। अच्छा, जब स्मार्टफोन भी आया था तो मुझे याद है, जब पहली बार मेरे घर में स्मार्टफोन आया था, आज से लगभग 10-11 साल पहले, जब पहला गैलेक्सी का वो सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन आया था मेरे घर में, तो वो एक ही स्मार्टफोन था, पापा के पास होता था। और आपको मैं बताऊं, मुझे हैरानी होती है सोच के कभी कभी, मुझे वो स्मार्टफोन, हमें अलाउड ही नहीं था छूना। यहाँ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते होंगे, पापा इतने स्ट्रिक्ट थे उसे लेके, स्मार्टफोन को लेके, मुझे, मेरे भाई बहनों को छूना ही अलाउड नहीं था। हमें लगता था हम इतना सा भी छुएंगे ना तो फोन खराब हो जाएगा। 5 आदमी के परिवार में एक स्मार्टफोन। आज मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पापा मम्मी भाई बहन झारखंड में रहते हैं, और इस घर में मेरे पास 3 स्मार्टफोन है, जो कि मैं अकेले यूज करती हूँ। और ये एक तरह का परिवर्तन है जो हम सब ने एक्सेप्ट किया, और मैं तो एक एग्जाम्पल हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास स्मार्ट, ये परिवर्तन हमने एक्सेप्ट किया है। अगर हम कुकिंग इंडस्ट्री में किचन की बात करें, तो पहले मिट्टी के चूल्हे हुए करते थे, मिट्टी का चूल्हा होता था, आग जलाते थे, उसमें आग निकलती थी, फिर उस पर बर्तन लगाते थे। उस बर्तन की भी खासियत होती थी, उस बर्तन में आपको पहले मिट्टी का एक लेप लगाना पड़ता था, आप उसको पूरी मिट्टी से पॉलिश करते थे, फिर वो बर्तन उस चूल्हे पे चढ़ाते थे। जितनी, अगर कोई यहाँ मेरी नानी के जनरेशन के आसपास की है तो वो समझ पाएंगी, वो रिलेट कर पाएंगी, उन्होंने किया होगा कभी ना कभी। मेरी नानी अक्सर कहानी सुनाती है कि कैसे वो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी, कैसे वो मिट्टी के चूल्हे में आग लगाती थी, लकड़ियां ढूंढ के लाती थी। उसके बाद फिर एक चेंज आया, स्टोव आया, इसमें हम फ्यूल डालते थे, फिर हम स्टोव को जलाते थे, फिर इससे फ्लेम आता था। ये मेरी मम्मी ने कभी यूज किया है। फिर गैस आया, गैस सिलेंडर्स आए। अच्छा, ये जो मिट्टी का चूल्हा है, ये मिट्टी का चूल्हा, ये स्टोव, ये एक ऐसी चेंज हो गई है कि मुझे ये चीजें अगर आप आज लाके दे दो ना, तो मुझे मिट्टी का चूल्हा जलाना भी नहीं आता। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे जैसे कई सारी महिलाएं यहाँ बैठी होंगी जिनको मिट्टी का चूल्हा जलाना भी नहीं आता, जिनको ये केरोसिन वाला स्टोव कैसे जलाना है नहीं आता, मुझे नहीं आता, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको नहीं आता।
क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट किया, हमने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज हमारे घर में गैस चूल्हा है, हमारे घर में इंडक्शन है। आज सिर्फ एक बटन दबाओ आप, इंडक्शन में तो और टाइमर सेट हो जाता है। मेरे घर में इंडक्शन है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग यूज करते हैं कि नहीं। मेरे घर में इंडक्शन है, मैं उसमें दूध उबालने के लिए रखती हूँ, मैं उसमें 20 मिनट का टाइमर लगा के आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे पता है 20 मिनट बाद वो बंद हो जाएगा। खाने की टेंशन लेने तक की जरूरत नहीं। ये प्रिविलेज, ये लग्जरी आई क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट किया। अगर आज भी मिट्टी का चूल्हा लेके बैठते तो ये हो पाता क्या? ये नहीं पॉसिबल था अगर हमने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अगर हम लाइट्स में बात करें तो पहले मशाले जलाते थे, जो आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, राजाओं के महलों में, बड़े बड़े महलों में मशाल जलाते थे, आग जला के रखते थे ताकि वहां रोशनी रहे। फिर थोड़ा चेंज हुआ, लालटेन आया। आज भी आप कहीं शायद किसी बहुत गांव वगैरह में अगर आप जाओ तो आप देख सकते हो, आज भी आपको ये लालटेन देखने को मिल जाएगा शायद, बट बहुत रेयर, शायद ही कहीं किसी के घर में मिलेगा। उसके बाद एक बल्ब आया, वो ऑरेंज कलर की रोशनी होती थी, ये वाला तो आई एम श्योर आप सबको याद होगा। ये तो हम सबने देखा होगा। एक बल्ब आता था, ऑरेंज कलर की रोशनी होती थी, बहुत गर्म हो जाता था, कभी कभी इतना गर्म हो जाता था कि फट जाता था। उसके बाद थोड़ा और चेंज आया, एलईडी लाइट्स आए, व्हाइट वाली लाइट आई जिसमें थोड़ा कम पावर लगता है, ये उतना गर्म नहीं होता है, फटता नहीं है, लंबे टाइम तक टिकता है। फिर एलईडी बल्ब्स आए, एलईडी बल्ब्स आए तो और आसान हो गया। ये तो भाई एक बार आप लगा दो, 2 साल 3 साल के लिए आप आराम से भूल जाओ, एक स्विच ऑन, पूरी घर में रोशनी। ये चेंज हमने एक्सेप्ट करी है, ये चेंज हमने लाया है, ये हमने एक्सेप्ट करी है। इवन इन ट्रांसपोर्ट्स अगर आप देखो तो पहले हम बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, फिर उससे हम साइकिल पे आए, साइकिल का इस्तेमाल चालू हो गया, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल से अब घर घर में कार है। आज अगर मैं 10 इंसान की बात करूं तो 10 में से 7 लोगों के घर में 4 चक्कर है, या चलो 10 में से 5 तो बने, 10 में से 5 लोगों के घर में कम से कम कार है। कौन सी है उससे मतलब नहीं है, पर कार तो है। ये कांस्टेंट चेंज है जो हर इंडस्ट्री में आता है, और ऐसी ही एक चेंज मार्केटिंग में भी है। पहले, बहुत साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या? मेरे पास अगर कोई सामान है और मुझे कोई दूसरा सामान चाहिए तो मैं अपने पास का सामान किसी और को दे दूंगी और उससे मैं अपना सामान ले लूंगी। तो कई बार आटा, चावल, गेहूं, अनाज, फल फूल, इन सब का चीजों का इस्तेमाल करते थे बार्टर सिस्टम के लिए। जैसे अगर पूजा मैम के पास फल है और मुझे उनसे अनाज चाहिए, सॉरी मेरे पास अनाज है और मुझे उनसे फल चाहिए, तो मैं अपना अनाज उनको दे दूंगी, उनके फल मैं ले लूंगी। यही बार्टर सिस्टम था। पर इसका सबसे बड़ा लूप हॉल क्या था? व्हाट इफ पूजा मैम के पास फल है पर उनको अनाज की जरूरत नहीं है, उनके पास अनाज भी है, तो मैं अपने अनाज का क्या करूंगी? अब उनके पास तो फल भी है, अनाज भी है, तो उनको मेरे अनाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास फल हो पर अनाज नहीं हो, जो मेरा अनाज लेके मुझे फल दे सके। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था जिसको इजी करने के लिए करेंसीज का एक्सपेरिमेंट हुआ, करेंसी आए, नोट बने, सिक्के बने, रुपीज बना, पैसे बने। अब इसमें बहुत आसान हो गया, एक दुकान बन गया जिसके पास सारा सामान होता है, अब बस आप उसको आओ, पैसे दो, आप अपना मनपसंद का सामान लेके जाओ, आसान हो गया, इजी हो गया। पर यहाँ पे भी टेंशन था, अब हर चीज के लिए अलग अलग दुकान है। अगर राशन लेने जाना है तो उसके लिए अलग दुकान में जाना है, अगर कपड़े खरीदने हैं तो अलग दुकान जाना है, अगर जूते चप्पल खरीदने हैं तो अलग दुकान जाना है। हर चीज के लिए अलग अलग दुकान में जाने की जरूरत पड़ती है। तो इसको और थोड़ा इजी किया, शॉपिंग मॉल्स की एक्सपेरिमेंट करके। एक शॉपिंग मॉल में आप अंदर जाओ, 100 200 दुकानें ऐसे आपके सामने पड़ी, कपड़े चाहिए, कपड़ों में ऑप्शंस मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, जूता चप्पल मेकअप जो चाहिए हर चीज मिल रही है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सब अवेलेबल है। पर यहाँ पे भी चैलेंज क्या था, जाना पड़ता था, उठ के अपने घर से मॉल्स में जाना पड़ता था,
टाइम निकाल के, तो इसको थोड़ा और आसान कर। ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स मतलब क्या? आपके फोन में आपकी पूरी दुनिया। अब आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च करो, Amazon, फ्लिपकार्ट ओपन करो, जो चाहिए घर बैठे, ब्लिंकिट घर बैठे, जेप्टो घर बैठे, 8 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, 12 मिनट में डिलीवरी, फटाफट एकदम ब्लिंकिट कर रहे हैं लोग। मैं खुद कर रही हूँ, घर बैठे चीजें आ रही हैं। ये सारी चेंज हमने एक्सेप्ट की है, तो हमारे लाइफ में ये लग्जरीज, ये प्रिविलेज आए हैं, ये मौका मिला है हम सबको। और इसी मार्केटिंग में, इसी सिस्टम में एक और नया चेंज है, एक और नया परिवर्तन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा परिवर्तन है जो कि ना तो सिर्फ आपको लग्जरी देता है, दिस लग्जरी ऑफ बीइंग एट योर होम एंड ब्रिंगिंग योर थिंग्स, ब्रिंगिंग योर स्टफ एट होम। आप अपने घर पे बैठ के अपने घर पे ही अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो लग्जरी है, इसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने लाइफ को भी बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि सिर्फ महज खरीदारी करने के तरीके से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और ये चेंज अब नया नहीं रहा है। आज ये चेंज पूरे देश में उधम मचा रहा है। आज ये चेंज पूरी दुनिया में इसने अपना नाम बना लिया है, इसने अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली है। और ये इस चीज की एग्जाम्पल हम सब है। आज तक देखो, हम पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट एक नया सिस्टम आया है, वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। पैसे कमाने का एक नया तरीका, एक नया चेंज। और अभी तक के सारे चेंज आपने एक्सेप्ट किए। कोई है हमारे बीच में जो आज भी कबूतर भेज रहा है? कोई है जो हमारे घर में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रहा है? या फिर कोई है जो आज भी घोड़े गाड़ी से घूम रहा है? नहीं कर रहा है। अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमने हर जगह चेंज एक्सेप्ट किया है। और जिन लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो देखो, दो ऑप्शन है। या तो समय के साथ बदल जाओ, या नीलम मैम समय आपको बदल दे। यही ऑप्शन है। बट बेटर ऑप्शन है कि आप समय के साथ बदल जाओ। एंड दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर मोमेंट, जब आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ के समय के साथ खुद को बदल सकते हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को समझा सकते हो, नए जनरेशन को समझा सकते हो। जितने भी नए जनरेशन यहाँ बैठे, मैं उनको बताना चाहती हूँ, दिस इज योर टाइम। ये आपके पास मौका है। इस मौके को समझ के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अगर आपने इस चेंज को समय रहते एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि देखो, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। और अगर मैं बात करूं हमारे लोगों की, आज की जो हमारी इनकम रेशियो है, तो आज अगर आप हमारी पूरी सोसाइटी को देखोगे ना, तो हमारे इनकम रेशियो कितना कम है, आप सोच के देखो। हमारे पूरी अगर पॉपुलेशन की हम बात करें, तो हमारे पूरे पॉपुलेशन में लगभग 10% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, जो महीने के 6,000 के आसपास कमाते हैं। सॉरी, हाँ। सो लगभग 10% के लोग, 10% के आसपास के जो लोग हैं, वो महीने के लगभग 6,000 रुपए कमाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। और हम सब काम क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं। सुबह उठ के इतनी मेहनत, इतना काम, इतना जो हम सब मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। फिर भी हमारा 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लगभग 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर क्लास। 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आज 2025 में भी महीने का 6,000 से 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, मात्र ओनली। ये वही लोग हैं जिनके लिए आलू खाना भी मुश्किल है, क्योंकि अब आलू भी नहीं आ रहा है इतने कम पैसे। And 30% of our population, can you imagine? 30%. Then 30% of our population is lower class. Lower class people, जो कि महीने के 20,000 से 50,000 के आसपास कमा रहे हैं।
देन वी हैव व्हाट 20% पीपल जो कि महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, एंड दैट जस्ट 20%. देन अपर क्लास जो महीने के 1 लाख से 5 लाख के आसपास कमा रहे हैं, जिनको हम काइंड ऑफ अमीर कह सकते हैं, ठीक ठाक अमीर. महज 7% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, वो ठीक ठाक जिंदगी जी. ओके. और महज 2% लोग जो है वो हमारे देश में अमीर हैं, रिच हैं, those who can earn 5 lakh to 25 lakh per month. और सिर्फ 1% लोग, आप सोचो 130 करोड़ के आबादी में सिर्फ 1% लोग हैं जो महीने के 25 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जिनकी लाइफ शानदार चल रही है, जिनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, जिनकी लाइफ ऑसम है. महज 1%. पर अगर हमने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक ग्राफ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ. सो दिस इज अबाउट फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है? अगर इस फ्यूचर को आप समझ गए, इस ग्राफ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस चेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आई टेल यू, ये जो हमारा रेशियो है ना, 1%, 2%, 7%, आप और मैं, हम सब उस रेशियो में दिखेंगे अगर हमने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया. बट इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा इस ग्राफ को समझे. फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया. इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है? तो 1997 में एक जो ग्राफ था, ये जो सेक्टर था बहुत छोटा सेक्टर. 2006 में ये 8,000 करोड़ का हो गया. 2020 में ये 13,000 करोड़ का हो गया. और आने वाले समय में 2025 दिसंबर तक, साल खत्म होते होते तक, ये एक मिनट इंडस्ट्री. आर्या, ग्राफ नहीं दिख रहा, पूरा स्क्रीन शो ही नहीं कर रहा है. अच्छा, ग्राफ नहीं दिख रहा था? नहीं, आपका पीपीटी चल ही नहीं रहा है. फर्स्ट वाला जो पीपीटी है वही चल रहा है. अच्छा, एक्चुअली अभी दिख रहा फुल है? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था. अब दिख रहा अभी है. अभी दिख रहा है? यस. अरे यार, मेरा तो पूरा पीपीटी रह गया फिर. चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी बात समझ आई ना, मेरी बात पहुंची आप लोगों तक, ये इंपॉर्टेंट है. एक बार जिनके जिनके तक मेरी बात पहुंची, एक बार हैंड राइज करके बता दो, ताकि मुझे लगे कि भाई थोड़ी संतुष्टि आए, क्योंकि अब तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी पूरी पीपीटी रह गई. चलो, जो मेरे दिल से बात निकली वो आपके दिल तक पहुंच गई, तो काम हो गया. फिर मेरे दिल से निकल के आपके दिल तक पहुंच गई तो हमारा काम हो गया. तो चलो, काफी लोगों के दिल तक तो पहुंच गई है मेरी बात. चलो कोई बात नहीं. तो अभी अभी तो ग्राफ दिख रहा होगा. ये ग्राफ, हम बस ये बात कर रहे थे कि 2025 खत्म होते होते तक, 2025 दिसंबर खत्म होते होते तक, ये इंडस्ट्री बढ़ के 65,000 करोड़ की होने वाली है. 65,000 करोड़. आप सोचो कितना बड़ा संख्या है. और इसमें आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसमें आपकी और मेरी भागीदारी कितनी होगी, ये हमें डिसाइड करना है. तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि इस 65,000 करोड़ में एक अच्छी खासी भागीदारी मेरी होगी. अब आप बताओ कि आपकी भागीदारी कितनी होगी इस 65,000 करोड़ में, जो दिसंबर 2025 तक ये इंडस्ट्री करने वाली है. क्योंकि अभी तक हुआ है तो आगे भी होगा, हम करें या नहीं करें. अभी तक जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे क्या? हमने तो नहीं किया है. हमने तो अभी शुरू किया है. 2020 में या 2016 में जो हुआ है वो हमने तो नहीं किया है, वो भी तो हुआ ना. तो ये भी होगा. 2025 खत्म होते होते तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का हो जाएगा. बस डिसाइड करना है, बस देखना है कि आप और मैं इसका कितना फायदा उठा पा रहे हैं, आप और मैं इसका कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन. तो आप सब अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड कीजिए. आप सब इस बारे में एक एक कमिटमेंट जरूर लीजिए.
और इसी के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ। आई विल हैंड ओवर टू सुषमा मैम और भागीरथी मैम जो भी अवेलेबल हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज जिम्मेदारी वैसे आपको बुलाने की हमारी शुक्ला मैम की थी, तो मैं उन्हीं को इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले बहुत अच्छी जानकारी आपने आप देखा होगा साथियों, यहाँ पर हमारी सेकेंड जनरेशन भी यहाँ पर कुछ कर सकती है, और कुछ करने के लिए वो हमारा ये सिस्टम है। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जबरदस्त तरीके से वो जानकारी उन्होंने दी। और जब मैंने भी उनको पहली बार सुना था, तो यहाँ पर उससे पहले मैं अपना समय यहाँ पर ज्यादा व्यक्त ना करूँ, तो मैं शुक्ला सौदागर मैम को इन्वाइट करूंगी यहाँ पर। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। शुक्ला मैम, आप डिस्कनेक्ट हो गए क्या? शायद डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया हमारे बीच में। तो मैं यहाँ पर हमारी सीनियर अपराजिता में है सुषमा मैम। वेलकम मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच भागीरथी जी। और आर्या, आपने आज का प्रोग्राम सच में बहुत शानदार लिया है। पीपीटी तो पूरा फुल नहीं दिखा, लेकिन आपकी बातों में वो जादू था कि पीपीटी का भी जरूरत नहीं था। आपने किस तरह से बताया कि आज परिवर्तन ही संसार का नियम है, और अगर हम खुद को उस जगह पे चेंज नहीं करते ना, तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर समय के साथ खुद को नहीं चलाए हम, तो फिर हम रुक जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। जिस तरह से एक्सचेंज मार्केट बदला है, उस तरह भी डायरेक्ट सेलिंग भी सिस्टम में आ रही है। तो हमें समय के साथ खुद को बदलना ही सबसे बड़ी समझदारी है आज के समय में। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग आ रही है, आंकड़ों को जिस तरह से इन्होंने दिखाया कि आंकड़े किस तरह डायरेक्ट सेलिंग पर काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग किस तरह आगे बढ़ रही है, तो अभी बहुत ही बेहतरीन मौका है डायरेक्ट सेलिंग में आने का। अगर इस वक्त अगर हम लोग आ गए ना, तो पीछे नहीं रहेंगे, और अगर अभी नहीं आए ना, तो हम लोग चूक जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा ना, डायरेक्ट सेलिंग में भी यूं ही ज्वाइनिंग हो रहा है ना आरसीएम में। आने वाले समय डिग्रियां लगेगी ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है अभी। और बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आज नेक्स्ट जनरेशन भी बढ़ चढ़कर आज हिस्सा ले रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग को भी कर रही है, जॉब के साथ साथ। क्योंकि जॉब हमें एक्टिव इनकम देता है, पैसिव इनकम नहीं देता, और ये डायरेक्ट सेलिंग, ये आरसीएम ही है जो हमें पैसिव इनकम को दे रहा है। तो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा। और आज की जो होस्ट है वो आके अपना जी मैम, कमान संभाले। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। और मैम ने कैसे बताया कि कैसे हम अपने आज बदलाव होता आ रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उसके साथ साथ हमें बढ़ना है। और जैसे मैम ने बताया, मैं कुमारी मैम ने, कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है, तो मैंने भी की है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पहले अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सलोनी यूनिवर्सिटी से बैच चले हुए हैं, तो उससे मैंने अपना जो भी MBA का पढ़ाई है वो कंप्लीट कर चुकी मैं लास्ट मंथ। और ऐसे ही और भी बहुत सारे बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे अगर वो होंगे पढ़ाई के साथ साथ में, अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, तो वो और भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। और हमारे बीच में सीनियर साथियों में सुनील पांचाल मैम है, तो मैं एक बार उनको इनवाइट करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम है, फिर टाइम भी हो चुका है यस मैम। हमारा। जी तो मैम, आपकी होस्टिंग बड़ी लाजवाब है नीरज मैम। और आज का जो प्रोग्राम था हमारा बहुत ही जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। मैं तो ये कहूँगी कि हमारी टीम में जितने भी युवा साथी हैं सबको ये हमने सेंड करना होगा। प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से आज मैम ने बताया है कि एक दिन ऐसा था कि 300 रुपये फीस भी स्कूल की माँ बाप नहीं दे सकते थे, और 1 साल तक के लिए बाहर बैठाया गया था जब ये छोटी थी। तो आज इन्हीं की आरसीएम की बदौलत है कि 12 लाख रुपए महीने साल की जो खर्च है वो पे कर रहे हैं पेरेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस की ताकत है, और ये सच्चाई है। आने वाला टाइम है जो हमारा, आने वाला टाइम नहीं, फिलहाल भी नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। ये आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम जैसी संस्था के साथ ज्वाइन है, और एक महिला सशक्तिकरण पे हमारी संस्था काम कर रही है। यहाँ पर लाखों बहनें अपना भाग्य बना रही हैं, अपने देश का भाग्य बना रही हैं। थैंक यू ओवर टू यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम। जी नीरज मैम, टाइम बहुत हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। तो सभी से माफी चाहूंगी और एक नारे के साथ मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। प्लीज आप लोग बुरा ना माने, कल को बैठे और कल को फिर आपको समय मिलेगा और हमें टाइम का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आज सो के मच प्रोग्राम आप के सबको। लिए। धन्यवाद पीएम। भागीरथी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सभी को गिरना है, धन्यवाद। हर दिन आगे बढ़ना है। आगे चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। वन पीएम गुड आरसीएम। सबको करना भागीरथी मैम, पूरी मीटिंग चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना। भागीरथी मैम, आप होस्ट हैं, एक बार मीटिंग को मीटिंग का समापन करें मैम। भागीरथी मैम, कैमरा ऑफ है मैम का, माइक भी ऑफ है। सभी साथी लेफ्ट कर सकते हैं, मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। ओके मैम, मैम ओके। बिजी हो गई जी। आरसीएम सभी साथी लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट करें एक बार प्लीज। मैम एक बार मैं ना बेटी का नंबर लेना चाह रही थी, मैं अपने बच्चों को ना इनसे बात करवाना चाह रही थी। मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, बेटी है। ये जो अपराजिता, अपनी सीनियर अपराजिता से ले सकते हैं मैम आप। चैट में एक बार लिख देंगी बेटी, चैट में लिख देंगी, मैं मैडम से ले लूंगी। चैट में से एकदम दे देंगी, क्योंकि मैं भी अपनी बच्चियों की बात इनसे करवानी चाहती हूँ। बेटी मेरी डॉक्टर है, वैसे आरसीएम में ज्वाइन तो है लेकिन काम नहीं कर रही, तो एक बार जी चैट मैम, में लिख देंगी। हमारे मैम हमारे बीच में अभी शायद जा चुकी हैं मैडम। ना गाँव देश का छू देखो जी जब से मीटिंग